हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड मुझे माफ़ कर दो तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं अपने कॉलेज के काम में थोड़ा फंस चुका था। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक 5 स्टार होटल का सीन दिखाया जाता है। टॉप फ्लोर पे खड़ा होता है हमारा ट्रू डीमन फैंटम, हाथ में एक वाइन का ग्लास लेके और शहर की तरफ देखता हुआ रहता है। और तभी विल वहाँ आता है और कहता है, मास्टर जैसे आपने कहा था मैंने उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। फैंटम कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने विल, मुझे उससे मिलने दोबारा जाना होगा। मास्टर, क्यों आप उस लड़की से इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना मैं बहुत रोमांटिक हूँ। आपको पता है ना, आप रोमांटिक या कुछ भी नहीं रह पाओगे अगर आप काम को यूं ही नज़रअंदाज करते रहोगे। और अगर आपको रोमांस करना ही है तो काम ख़त्म कर लो, उसके बाद जितना मर्जी उतना करना। और एक बार काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप एक फूल लेके आओ या एक लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फैंटम हाथ में वाइन का ग्लास लेके घुमाते हुए कहता है, एक फूल, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। जो भी हो हटाओ और ये बताओ तुमने ढूंढ लिया जो मैंने कहा था? विल कहता है, उसका नाम युनमी हे है और उसके क्लासमेट्स उसके परेशान करते हैं बहुत बुरी तरह से। फैंटम कहता है, वो एक एवरेज लड़की नहीं है। फिर हमें फैंटम को दिखाते हैं जो अपने ब्लड पावर से फ़ोन को हवा में उड़ाते हुए न्यूज़ पढ़ रहा होता है। 6 हाई स्कूल की लड़कियों ने अपने क्लास के मेल फ्रेंड्स को उकसाया था उसे परेशान करने के लिए। गिल बताता है क्योंकि वो लड़की उनकी बातें नहीं सुनती थी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया उसके साथ। फैंटम कहता है, उस लड़की की तरफ से सोची तो ये आर्टिकल जो ऑनलाइन दिखा रहे हैं ये आर्टिकल्स लोगों को अंदर और गुस्सा भर देंगे। विल कहता है, मास्टर मुझे सिल्वेस्टर का एक वीडियो मिला है, क्या आप इसे देखना चाहोगे? ऐसा लग रहा है अभी भी सबको उंगली कर रहा है ये ना। मैंने सुना है कि वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर गया था। मुझे तो लगता है वो मुझसे बहुत नफरत करता है। अब मैंने फिर से कोरिया विजिट किया है तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे मज़े करूँ। विल कहता है, आपने उसे सिर्फ वेटिकन से नहीं निकाला बल्कि आपने उसके सारे अकाउंट्स को भी फीस कर दिया है। फैंडम कहता है, ये तो है, मैंने सच्ची उसके साथ बहुत बुरा किया है ना। सीन चेंज होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक वैम्पायर फेंस के सारे गिरा पड़ा होता है, उसका खून हर जगह फैला होता है। तभी हमें शैडो से चलते आते हुए एक आदमी को आते दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, ये होता है हमारा सिल्वेस्टर। और ये सीन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही होती है और इसे देख रहा होता है फैंटम और कहता है, राख से राख और धूल से धूल बनती है। फिर हमें उस गिरे हुए वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे छोड़ दो सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर उसके सामने खड़ा होता है। फैंटम कहता है, तुम अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहे हो जबकि तुमने अपने बॉडी में दूसरों का खून भर रखा है और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक लिविंग बीइंग हो। फैंटम अपने ग्लास को शीशे के सामने करते हुए कहता है, तो अब तुम रो, अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए रो। और हमें दिखाया जाता है सिल्वेस्टर अपनी स्वॉर्ड उसके गले पे रखता है और फैंटम अपने हाथ को उठाता है और ग्लास को किसी ब्लेड की तरह चलाता है। दूसरी तरफ सिल्वेस्टर भी वही करता है। इस सीन में हमें सिल्वेस्टर जो अपनी ब्लेड से कर रहा होता है उसे फैंटम अपनी वाइन की ग्लास से दिखाता है। जैसे जैसे वाइन उड़ती है वैसे ही वैम्पायर का ब्लड भी उड़ रहा होता है। सीसीटीवी कैमरा हेजी हो जाता है क्योंकि सिल्वेस्टर उसमें गोली मार देता है और हमें दिखाया जाता है फैंटम के रूम की कांच में ब्लड की तरह वाइन लग जाती है। विल उसकी ग्लास में दोबारा से वाइन डाल देता है और फैंटम कहता है, तुम एक पोएट कभी नहीं बन पाओगे सिल्वेस्टर। सीन चेंज होता है, हमें एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहां हान उल्टी कर रहा होता है और कहता है, पिछले 2 दिन से मैं कुछ भी खा पी नहीं रहा हूँ। उल्टी करते करते उसके दिमाग में पहले की मेमोरी फ्लैश हो रही होती है जिसमें संग कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम एक जज हो और तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन मरेगा और कौन जिएगा? हान कहता है, अगर यही बात है तो मैं अब क्या करूं? सीन चेंज होता है, हमें रामेन का पैकेट दिखाया जाता है और वहीं हान बैठा होता है और लोगों को देख के क्या सोचता है, ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे होते हैं हर दिन। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके नाम होता है जिन यूमी, जो उसके पास बैठी होती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कर्ट कोबिन की तरह दिखते हो? मैंने इस इंसान के बारे में सुना तो है बट ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मेरे सामने आके ऐसा कह रहा हो कि मैं कर्ट कोबिन की तरह दिख रहा हूँ। तभी कोई कहता है, जिन यूमी। हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा कहता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही या तुम ना सुनने का नाटक कर रही हो? जवाब दो। और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? हान वहां से उठता है और चुपचाप चला जाता है लेकिन दूसरे वाले बंदे को चुल मचती है। सभी विलन्स को पता नहीं कैसा जो चुल होती है, पता नहीं इन्हें सबको छेड़ना होता है। तभी वो बंदा गाली देते हुए हान के कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? हान घुमा के एक एल्बो मारता है उसके चेहरे पे और वो बंदा खून उड़ाते हुए दूर गिरता है
और वो लड़की खुश। हान कहता है सॉरी मुझे लगा कोई कीड़ा है। इससे तो पक्का विलन का ईगो हर्ट हो ही गया होगा। तभी वो बंदा उठता है, अपने नाक को देखता है, उसमें से खून बह रहा होता है और कहता है गाली देते हुए, तुम्हें डर नहीं लगता और तुम्हें मरने का बहुत शौक है ऐसा लग रहा है मुझे। हान चलने लगता है, वो पीछे से कहता है रुको तुम वहीं, और कहता है रुक जाओ जल्दी वरना वरना मैं आऊंगा और तुम्हें अब भी मार दूंगा। हान रुकता है और कहता है मार दोगे तुम मुझे, और पीछे मुड़ते हुए कहता है तुम इंसान ही हो ना। तभी वो लड़की अपने कान में ईयरबड्स लगा रही होती है और गाना चला लेती है, और उस ग्रुप का एक बंदा आता है और हान के पेट पे एक किक मारता है। हान किक को बीच में ही पकड़ लेता है और पैर को घुमा के तोड़ देता है, और वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। दूसरा बंदा उसे एक पंच मारता है और हान झुकते हुए डॉच करता है, और एक पंच सीधा उस बंदे के चेहरे पे, और बंदा उड़ के उस लड़की के पास जाके गिरता है। तभी एक बंदा चाकू की करामाती दिखाता है और हान सीधा एक लात मारता है उसे पेट पे, और दूसरी लात उसके चेहरे पे। वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। पहले वाला बंदा चाकू से हान की पीठ पे एक हमला करता है और उसे घायल कर देता है। हान की पीठ पे एक गहरा कट लग जाता है और पीछे उसकी तरफ एक डेथ स्टेयर देता है, और वो बंदा की आंखों में हम साफ साफ डर देख सकते हैं। उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो बंदा धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता है। हान उसकी तरफ सीधा चल के आ रहा होता है। वो बंदा कहता है मुझसे दूर रहो, और रैंडमली चाकू चलाने लगता है। और तभी हान उसके चाकू वाले हाथ पे मारता है और चाकू नीचे गिरने लगती है, और हान उसे हवा में ही कैच कर लेता है। दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ के नीचे करता है और चाकू उसके चेहरे पे घुसाने वाले पोजीशन लेता है, और चाकू उसके मुंह में घुसा देता है और आर पार कर देता है उसके गालों से, और कहता है मारो क्या हो गया, तुम मुझे मारने वाले थे ना। एक ह्यूमन मारो मुझे, और एक घुटने उसके चेहरे पे मार देता है और कहता है क्या हो गया मारो मुझे। एक और घुटना फिर से उसके चेहरे पे, और लोग उसे देख रहे होते हैं और गुस्से में कहते रहता है हो गया मारो ना मुझे, बहुत बोल रहे थे मारो, मार दो ना मुझे, और उसे घुटनों से मारता रहता है, और वो बंदा अनकॉन्शियस होके गिर जाता है। और चलते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे सिर्फ इतने से ही मार दोगे। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो हान को देख रही होती है, और हान उसे देख रहा होता है, और तभी हान बेहोश हो जाता है। वो लड़की चल के हान की तरफ आती है और हमें दिखाया जाता है सभी बंदे गिरे होते हैं, यहाँ तक कि हान भी। सीन चेंज होता है, हमें सियोंग का कैफे दिखाया जाता है। सियोंग वहाँ साफ सफाई कर रही होती है, कहती है अब तो लगता है मुझे एक पार्ट टाइमर को हायर करना ही चाहिए। और तभी विंडो के बाहर एक ब्लैक मैकलेरन आके रुकती है। सियोंग भाग के गेट खोलती है और कहती है सिल्वी तुम आ गए। उस कार से निकलता है हमारा सिल्वेस्टर और कहता है मैंने कहा था ना तुमसे मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। और कहती है तुम यहाँ वापस क्यों आ गए समय से पहले। मैं इसलिए वापस आ गया हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों की पसंद है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, ये एक रशियन राइटर है जो कि ह्यूमन सफरिंग पेन एंड रोना धोना से दुनिया कैसे चलती है और पाप करती है और कैसे मुक्त होती है ये बताता है अपनी राइटिंग में। सीन चेंज होता है, हान की आंखें खुलती है एक बेड पे, और वो पैनिक करने लगता है कि कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है। और उसके चोटों पे किसी ने पट्टी की होती है, वो पट्टियाँ भी खुल जाती है। हान कहता है मैं कब बेहोश हो गया था। तभी हान चारों तरफ देखता है, उसके आसपास लड़कियां सोई होती है। हान कहता है ये जगह बिल्कुल ही बिखरी हुई है। वो देखता है उसके चोटों पे टॉयलेट पेपर से पट्टी की गई थी, और कहता है क्या इसे फर्स्ट एड कहते हैं। वो लड़की जागती है और कहती है आखिर तुम उठ ही गए। हान कहता है हाँ शायद मैं उठ गया, तो मैं अब निकल रहा हूँ। यूमी कहती है तुम्हें तो चाकू मारा गया था, अगर तुम अभी चले जाओगे तो क्या तुम ठीक रहोगे। वो थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहती है क्या तुम कुछ करना चाहोगे, क्या मैं तुम्हें पहले टच करूं। और शर्माते हुए कहती है मुझे चलेगा तुम्हारे साथ ये सब। एटर इसमें सेंसरशिप लगा देना, मेरा चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़नी चाहिए। और हान उठता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुमने कोई नशे की है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। हान को उस पर तरस आ जाती है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो तुम्हारा बॉयफ्रेंड को मारने के लिए। मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल अपने लिमिट पे था। यूमी कहती है तुम मेरे साथ चलो। हमें एक रामेन का पैकेट और जूस के पैकेट्स दिखाए जाते हैं। दोनों वहाँ बैठे होते हैं और यूमी क्या खाते खाते कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। क्या, तो वो कौन था। मैंने तुम्हें फॉलो किया क्योंकि मुझे लगा तुम अपने रास्ता भूल चुकी हो। हान कहता है मैं एक बच्चा नहीं हूँ। और हम बाहर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। हान सोचता है क्या ये लड़की भी उसी बोर्ड पे है जिस पे मैं हूँ। वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है मेरा नाम जिन यूमी है। हान रामेन खाने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है मैंने नहीं पूछा तुमसे। सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे ये हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हो, एक बच्चा यहाँ से भाग जाता है। एक दूसरा डॉक्टर कह रहा होता है शांत हो जाओ सर,
हमें वो एक्सीडेंट वाली लड़की को दिखाया जाता है और वो बंदा उसी का बाप होता है। कहता है अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी बेटी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी बेटी करीब करीब मरी गई थी उस रास्ते पे और तुम कह रहे हो मुझे शांत रहने। और अगर मेरी बेटी मर जाती तो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? तभी पीछे से फैंटम आता है और उस लड़की का बाप कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस सर्विस के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल भरते रहूंगा? फैंटम कहता है ओ डियर, मुझे लगता है मैं गलत समय तुमसे मिलने आ गया। फैंटम उसके बाप के सामने आ जाता है, वो चिल्लाता है अब तुम कौन हो? तभी फैंटम एक चुटकी बजाता है और मैजिक होता है और सब कुछ डिल्यूजन में चला जाता है और सभी अपनी जगह रुक जाते हैं। वो लड़की शॉक हो जाती है। फैंटम सोचता है अगर हम आर्टिकल्स और न्यूज़ की सुन लें तो इसका मतलब है कि ये लड़की करीब करीब 1 साल से हॉस्पिटलाइज्ड है। और कहता है इंसान उतने शक्तिशाली नहीं है जितने वो सोचते हैं। लेकिन अगर उस लड़की का हार्ट मर चुका है तो उसे हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहिए। उसके हाथ में एक बुकेट होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो कल के लिए। मुझे नहीं पता था तुमने इतनी मुश्किलों का सामना किया है यहाँ से भागने के लिए, एंड मैंने तुम्हें फिर से उसी जगह ला दिया। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? उसे बुकेट देते हुए कहता है। और हाँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। सीन चेंज होता है, हमें ट्रैफिक का सीन दिखाया जाता है। फैंटम किसी मिस्टर रॉबिन्सन से बात कर रहा होता है जो कि उसके बिजनेस पार्टनर होते हैं और उसी होटल के मालिक होते हैं जिसमें फैंटम रहता है। कहता है तुम एक लड़की के कपड़ों का इंतज़ाम करो और बहुत सारे साइजेस में, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट साइज नहीं पता है। रॉबिन्सन कहता है क्या ये लड़की के कपड़े विलहेम के लिए है? फैंटम हंसते हुए कहता है तुम्हारा ह्यूमन बहुत बढ़ गया है। अगर मैं तुम्हें निकाल दूँ तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं बन पाओगे। और वो सोचता है अगर विल रिफ्यूज ना करे तो उस पर ये बुरा भी नहीं लगेगा। तभी कोई बंदूक को फायर करता है और गोली उस लड़की को लगने ही वाली थी कि फैंटम उसके सामने आ जाता है और सारी गोलियां उसके पीठ पे लगती है। हमें दिखाया जाता है गोली चलाने वाला और कोई नहीं, वो होता है हमारा सिल्वेस्टर। और कहता है ये कैसा है ग्रीटिंग के तौर पे फैंटम? सीन चेंज होता है, हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर रॉबिन्सन फैंटम को वेलकम करते हैं। मिस्टर रॉबिन्सन कहते हैं आपने जो लड़की के कपड़े अरेंज करने को कहा था वो मैंने अरेंज कर दिए। फैंटम कहता सही है, इन लड़कियों से कहो इसे चेंज करने में मदद करे क्योंकि ये हॉस्पिटल के कपड़े में तो नहीं रह सकती है ना। वो लड़कियां यस सर कह के उस लड़की को साथ ले जाती है और फैंटम उसे गोलियां देते हुए कहता है सिल्वेस्टर उस पर 6 गोलियां चला दिया जबकि मैंने उसे अभी तक हाय तक नहीं कहा। अच्छा है कि ये सब नॉर्मल बुलेट्स है। वो मैनेजर शॉक हो जाता है और कहता है अगर ये सिल्वर बुलेट होते तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो वो एक वैम्पायर बन जाती, अगर एक बूंद खून भी निकलता तो। तुम एक जेंटलमैन बन रहे हो सिल्वेस्टर। सीन चेंज होता है, हमें हान के बाइक को दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। हान कहता है ये अपनी लिमिट पे है और ये तो एक जादू ही है कि ये अभी तक चल रही है। ये तो एक अजूबा ही है कि ये बाइक अभी भी सही सलामत ही है मेरे साथ इतना बुरी तरह से रहने के बाद भी। अगर हो पाता तो मैं इसे रिपेयर करवा लेता या इसे बेच के एक नई बाइक ले लेता। मेरे वॉलेट में पैसे भी नहीं है और वो बुड्ढा वो मेरे से ट्रेड भी नहीं करना चाहता है क्योंकि मैं एक माइनर जो हूँ। लेकिन जो भी हो मैं वैम्पायर्स का हंट करना नहीं छोड़ूंगा। मुझे जल्दी से वैम्पायर्स का ब्लड बेचने होगा किसी के पास और मुझे ढूंढना होगा ऐसे किसी को जो कि मेरे जैसे माइनर से भी ट्रेड कर ले। ओ ये तुम हो कर्ट कॉबिन। हान ऊपर देखता है, उसके चेहरे के ऊपर होती है यूमी। यूमी कहती है मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसे कह रही है जैसे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हान बाइक पे बैठते हुए कहता है बहुत रात हो गई है, घर जाओ। यूमी कहती है तुम कहाँ रहते हो? हान कहता है मुझसे ये सब सवाल मत पूछो, और तुम्हारे दोस्त कहाँ पे? वो कहती है वो सब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गए हैं और कुछ अपने घर चले गए। तो तुम भी अपने घर चले जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करेंगे अगर तुम लेट हो जाओगी तो। मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। हान पीछे घूमता और कहता है पीछे बैठो, चलो घूम के आते हैं। वो लड़की उसके पीछे बैठी होती है। हमें उस लड़की की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसके ग्रुप का नेम होता है डेलिक्वेंट गर्ल्स। उसके बाप उसे और उसकी माँ दोनों को बहुत मारता था। वो चाहती हो कि उसके ऐसे नाकामयाब बाप मर क्यों नहीं जाता, और ये इंसान मुझे और मेरी माँ हम दोनों चोट पहुंचाता है। इससे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा तो ये मर जाए या मैं ही मर जाऊं। और एक्सीडेंट में उसके माँ और बाप की डेथ हो जाती है और वो सोचती है मेरी ये गलत विश सच हो गई और हम रियलिटी में आते हैं। हान बताता है उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दी है। मैं उसे कंफर्ट नहीं कर सकता हूँ, ना ही उसे संभाल सकता हूँ, ना ही मैं उसकी ज़िंदगी जी सकता हूँ। जो भी हो वो बिना किसी दर्द के मुझे ये सब बता देती है।
और इसे बार बार 3-4 बार सुन के मैं खुद ही समझ गया हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। या इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ से ये बहुत सिमिलर है, या फिर इसलिए क्या उसने जो मुझसे उस दिन कहा था, वो खुद को गाली देते हुए कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ, और बाइक को और तेज चलाने लगता है। और वो उसको उसके घर के पास छोड़ता है और कहता है हम आ गए, अब तुम अंदर जाओ। यूमी कहती है तुम्हारा क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। वो चिल्लाती है क्या हम दोबारा मिलेंगे? हान कहता है अगर तुम्हें फास्ट फूड खाना पसंद है तो हम कभी मिलके साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और वो निकल जाता है। किसी दिन पक्का मैं मारा जाऊंगा अगर मैं ये बाइक चलाता रहूंगा तो, क्योंकि वो बाइक बंद हो जाती है। वो सोचता है मुझे पैसे कमाने का एक रास्ता ढूंढना होगा। तभी हान देखता है एक मैकलैरन। वो कैफे के अंदर जाता है तो वो देखता है सिल्वेस्टर को। पूछता है तुम यहाँ कोरिया कब वापस आए? सिल्वेस्टर कहता है ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हान पूछता है तो ये वो लिस्ट है जिनका तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तभी हान का चेहरा सीरियस हो जाता है। हान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? सिल्वेस्टर कहता है तुम बहुत एरोगेंट हो गए हो, तुम्हें तमीज सिखाना होगा। हान के चेहरे का रंग उतर जाता है, उसके नसें फटने लगती है। तभी सिल्वेस्टर कहता है क्या इसमें ऐसा कोई है जिसको तुम जानते हो? अब तो ऐसा लगता है मेरे पार्टनर एक अनकंट्रोलेबल रोकी बनेगा। सीन चेंज होता है, हमें विल को दिखाया जाता है जो कहता है क्या वो फैंटामेगोरिया के बच्चे हैं? जिसे नहीं पता उन्हें बता दो, फैंटामेगोरिया एक वैम्पायर क्लैन है और फैंटम उस क्लैन का लॉर्ड है। हमें सैंडॉक गैंग को दिखाया जाता है और वहाँ जोगियो क्लैन के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ग्योंग। विल कहता है तुम एक इंसान की तरह दिखते हो। ग्योंग कहता है वो पिल्ला जो अपने मालिक के पीछे दुम मिलाता है वो अपना जगह भूल चुका है क्या? विल कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं है जो ऐसे ऐसे वैसे कुछ गुंडों के साथ मिल जाए और तुम लोगों की तरह कुछ भी बोल दे। तुम लोग ध्यान रखो, तुम्हारे पास तो कोई मालिक भी नहीं है जिसके पीछे दुम हिला पाओ। उसके पीछे वाला बंदा कहता है तुम कुछ भी भौंक रहे हो, थोड़ा अपनी हद में रहो। तभी योंग अपने बंदे को रोक देता है। वो कहता है ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और कहीं और ही चली जा रही है। तुम सीधा सीधा बोलो क्या काम है और निकलो यहाँ से। विल एक सूटकेस पे पैर रखता है और उसे उनकी तरफ धकेल देता है। योंग कहता है इसका मतलब ये है कि तुम हमें ये देख के कह रहे हो कि हमें यहाँ से निकल जाए? ये तो एक सरप्राइज अटैक की तरह लग रहा है। बट जो भी हो, ट्रू डीमन हंटर ने हमारे मास्टर को मारा था और गुस्से में कहता है कि उसे मारने से बचाने के लिए जितना तुम दे रहे हो वो काफ़ी नहीं है, और याद रखना तुम कितना भी दे दो हम नहीं रुकने वाले। विल कहता है गलत मत समझो, ये पैसे डीमन हंटर के लिए नहीं है, बल्कि ये पैसे एक छोटे से टारगेट के लिए। और विल अपनी पॉकेट से निकालता है हान की तस्वीर और उन्हें देते हुए कहता है मुझे बस ये चाहिए। सिल्वेस्टर का डिसाइपल, तुम लोग उसे अभी तो निपट ही सकते हो। ग्योंग पूछता है अभी ये कहाँ है? विल कहता है गुआन गो सियोल, और इससे ज्यादा कुछ जानना है? बस हमें इसको पकड़ना है। अभी वो फोटो को डिम्यूटी बॉस देखता है और कहता है मैं तो इसे जानता हूँ, ये वही बाइकर बच्चा है जिसने हमारी नाक में दम कर दिया है। विल पूछता है लगता है तुम इसे जानते हो? योंग कहता है तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि इस बच्चे से हमारे भी कुछ हिसाब बाकी है। सीन चेंज होता है, हमें फिर से होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंटम और वो लड़की होती है। लड़की कहती है तुम पैसे वाले हो है ना? फैंटम रिप्लाई करता है इतने तो है कि मैं मना नहीं कर सकता। तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों हो? मैं तुम में इंटरेस्टेड क्यों हो? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। मैं इसे सेंटिमेंट कहता हूँ अपने फैमिली के लिए। लड़की पूछती है तो तुम वो सब करोगे जो भी मैं कहूँगी? अगर वो हो सकता है तो कुछ भी कर दूंगा। मुझे वहाँ जाना है जहाँ वो सब है। फैंटम कहता है हॉन्ट जाना है तुम्हें? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, हॉन्ट एक ऐसी जगह है जहाँ मरे हुए लोग या आत्माएं मिलती है। जब तुम किसी और की जिंदगी को ले लेते हो और अपनी जिंदगी बढ़ा लेते हो, हमेशा के लिए एक तुम्हें एक आवाज सुनाई देने लगती है। ये वो आवाज होती है एक जिंदा इंसान कभी नहीं सुन सकता। ये ऐसी आवाज है जो डेथ और डिस्ट्रक्शन को बताती है। ये एक बीमारी की तरह है जो कि मुझे हो गई है जब से मैंने इस बॉडी में रहना शुरू किया है। बट मैं पेशेंस को ज्यादा मानता हूँ प्लेजर से। लड़की पूछती है पेशेंस क्या? पेशेंस है ताकत है जिसे तुम पेन को और ज्यादा सह सकते हो और तुम और ज्यादा इस दुनिया में जी सकते हो। और तुम पेशेंस रखना सीख लो तो नर्क की आग भी तुम्हें प्यारी लगेगी। समझी तुम? लड़की कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपनी सोच को तुम पे थोप दूँ, बट जैसे जैसे तुम मेरे साथ रहोगी वैसे वैसे तुम नई नई चीजें सीखते जाओगी। वो पूछती है झूठ तो नहीं कह रहे ना तुम? फैंटम सीरियस हो जाता है।
वो लड़की बताती है, ऐसे भी कुछ दिन थे जब मैं झूठ को सच मान लेती थी हमेशा। फैंटम बताता है, जो भी मैंने बताया वहां तक सब सच है, मुझे फिर भी इन सब से कुछ मतलब नहीं है। फैंटम हमें बताता है सबसे बेकार ये है कि उसे अपनी लाइफ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ना ही उसे थोड़ा भी अपनी लाइफ से अटैचमेंट है। बट उस बच्ची के लिए जो कि मेरे अपनों में सबसे छोटी होगी, बदला एक गिफ्ट के तौर पे बुरा नहीं होगा। वो अपनी उंगली से अपना गला काट लेता है और खून को देख के लड़की के अंदर का डीमन जाग जाता है और वो उस खून को पीना शुरू कर देती है। तभी विल आ जाता है और कहता है, मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने जोकियो पार्टी को कह दिया। वो आगे बोलने ही वाला था तभी देखता है और शॉक हो जाता है और वो चिल्लाता है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हो? फैंटम कहता है, तुम भी यहाँ जल्दी आ जाओ इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ। वो उसे भी ब्लड पीने के लिए बुला रहा होता है और उसकी ब्लड की सेंट या कहे तो ऑरा पूरे हॉल में फैल जाती है। ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होते जाएगी और अब आगे में और भी बहुत सारे फाइट सीन आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा।